गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मन्नू भंडारी की कहानी नई नौकरी का वाचन करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे कि ये परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है कि मन्नू भंडारी नई कहानी के युग की कहानीकार है। मन्नू भंडारी की कहानियों में स्त्री मन के अंतर्द्वंद का चित्रण बड़े ही स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। इनकी कहानियों में नारियां दो तरह से अभिव्यक्त होती हैं। पहले तो वो उसकी ईमानदारी पूर्ण कर्तव्य निष्ठा का चित्रण मिलता है, और जो दूसरी अभिव्यक्ति नारी की इनके कहानियों में मिलती है वो ये है कि प्राचीनता और नवीनता के बीच फंसी हुई स्त्री जो पूर्ण रूप से न प्राचीन विचारों को सहेज कर रख पा रही है और न वो नवीनता को ग्रहण कर पा रही है। तो इस प्राचीनता और नवीनता का जो अंतर्द्वंद है मुख्य रूप से नई नौकरी कहानी का वही प्रतिपाद्य है। आइए हम देखते हैं नई नौकरी कहानी में मन्नू भंडारी ने क्या कहने का और कैसे कहने का प्रयास किया है। टाई की नाट ठीक करते हुए कुंदन आदेश देता जा रहा था, सोफे का कपड़ा कम पड़ गया है, तुम खुद लाकर दे देना। जिसके इनके जिम्मे कर दिया तो समझो सब चौपट। दरवाजे खिड़कियों का वार्निश आज जरूर पूरा हो जाना चाहिए। और देखो प्लम्बर आएगा तो जहाँ तहाँ के नल और पाइप खराब हो सब ठीक करवा लेना। रमा पीछे खड़ी सामने के आईने में पड़ते कुंदन के प्रतिबिंब को देख रही थी। उसे लग रहा था नई नौकरी के साथ साथ कुंदन की सारी पर्सनालिटी ही नहीं, बात करने का लहजा तक बदल गया है। कितना आत्मविश्वास आ गया है सारे व्यक्तित्व में, रोब जैसे टपक पड़ता है। होठों के कोनों में चुरुट दबाए जाने से पहले इसने सारे घर का चक्कर लगाया। यह भी रोज का एक क्रम हो गया था। पीछे के बरामदे में दर्जी सोफे के कवर्स की सिलाई कर रहा था। कुछ दूर खड़ा मिस्त्री छोटे छोटे टीनों में वार्निश तैयार करते लड़के को कुछ आदेश दे रहा था। कुंदन को देखकर उसने सलाम ठोका। अब्दुल मियाँ, काम आज पूरा हो जाना चाहिए, तुम्हारा काम बहुत स्लो चल रहा है। काम भी तो देखिए सरकार, समय चाहे 2 दिन का ज़्यादा लग जाए पर आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं साहब काम की क्वालिटी पर। अच्छा। कुंदन लौट आया। ड्राइंग रूम के पार्टीशन पर नज़र पड़ते ही कहा, इंटीरियर डेकोरेटर्स वालों के यहाँ फ़ोन ज़रूर कर देना, यह पार्टीशन बिल्कुल नहीं चलेगा। डिज़ाइन क्या बताया था, बनवा क्या दिया, रबिश। कुंदन गाड़ी में बैठा। रमा पोर्टिको के सबसे निचली सीढ़ी पर खड़ी थी। उसे लगा जाने से पहले एक बार फिर सारे आदेशों को दोहराएगा, पर नहीं। गाड़ी स्टार्ट करके खिड़की से जरा सा हाथ निकालकर हल्के से हिलाते हुए कहा, अच्छा बाय। तो इसे ख्याल आया यह तो उसकी आदत थी कि गाड़ी में बैठकर चलने से पहले वह नौकर के सामने बताए हुए सारे काम फिर से दोहरा दिया करती थी। तब कुंदन हंसता हुआ कहता था, बस भी करो यार, अब कितनी बार दोहराओगी, तुम इतनी बार कहती हो। इसी से वह गड़बड़ा जाता है। लाल बजरी की सड़क पर गाड़ी तैरती हुई फाटक से बाहर निकली और दूर होती हुई अदृश्य हो गई। रमा को लगा जैसे कुंदन उसके पीछे दौड़कर आगे निकल गया है, बहुत आगे, जैसे वह अकेली रह गई है। 1 महीना पहले वह भी कुंदन के साथ ही निकला करती थी। कुंदन उसे कॉलेज छोड़ता हुआ ऑफिस जाया करता था, पर अकेलेपन की यह अनुभूति तभी तक रहती जब तक वह पोर्टिको में खड़ी रहती। जैसे ही फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर वह भीतर घुसती, लगभग फर्नीचर, शीशों के दरवाजे, खिड़कियों पर झलते लंबे पर्दे, मिस्त्रियों की खटपट, नए नए डिस्टेम्पर और वार्निश की हल्की सी गंध के बीच न जाने कहाँ डूब जाती। काम की एक लिस्ट उसके पास होती जिन्हें उसे पूरा करना होता। काम करते मिस्त्रियों को देखना होता, मार्केट के 2-1 चक्कर भी लगाने होते, और यह सब करते करते शाम हो जाती। ट्रिंग 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 ट्रिंग। फ़ोन उठाकर उसने नंबर बोला। कौन, मिसेज वर्मन? कहिए, क्या खबर है? मिसेज वर्मन शिकायत कर रही थी, कॉलेज छोड़े महीना होने को आया, एक बार सूरत तक नहीं दिखाई, आउट ऑफ साइट। अरे नहीं। रमा ने बात बीच में ही काट दी। उसने थोड़ा सा झुककर कोहनी मेज पर टिका दी। उल्टे हाथ में पेंसिल लेकर वो फ़ोन का संदेशा लेने के लिए जो पैड रखा था उस पर यूं ही आड़ी तिरछी लकीरें खींचने लगी। आज लंच के समय आओ ना, साथ बैठकर खाएंगे। तुम्हारे चले जाने से हमारा डिपार्टमेंट तो सूना ही हो गया है। लंच के समय तो तुम्हें बहुत ही मिस करते हैं। और एक तुम हो कि जाने के बाद खबर तक नहीं ली।
क्या बताऊं, इस नए घर को ठीक कराने के चक्कर में इतनी व्यस्त रही कि उधर आ नहीं सकी। अच्छा यह बताइए, सुधा, मालती, जयंती सब कैसी हैं? कहा ना आ जाओ, सबसे मिल भी लेना, खाना भी साथ खाएंगे आज। और एक क्षण को मन के भीतरी स्तर पर आज के सारे कामों की लिस्ट तैयार सी गई। आज तो संभव नहीं होगा मिसेस बर्मन, क्षमा याचना के ऐसे स्वर में बोली। बस एक सप्ताह और ठहर जाइए, फिर अपने इस नए घर की पार्टी दूंगी। देखिए अपनी रमा का कमाल, देखेंगी तो पता चलेगा। 1 महीने के भीतर क्या करती रही। फिर और 2-4 इधर उधर की बातें, हल्की फुल्की सी मजाकें हुई और रमा ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद एक नए सिरे से इस बात का बोध हुआ कि कॉलेज छोड़े उसे 28 दिन हो गए। जाना तो दूर, उसे कभी ख्याल भी नहीं आया वहाँ का। आश्चर्य के साथ साथ उसे थोड़ी सी ग्लानि भी हुई। वह क्यों नहीं गई, कैसे रह सकी बिना गए। आज बर्मन का फ़ोन नहीं आता तो पता नहीं और कितने दिनों तक उसे उधर का ख्याल नहीं आता। क्या सचमुच वह बड़े अफसर की बीवी बन गई है? उसे मजाक में कसा हुआ जयंती का रिमार्क याद आया। एकाएक मन हुआ कि अभी चल पड़े, एक बार सबसे मिल ही आए। मना करने के बाद पहुंचकर सबको प्लेजेंट सरप्राइज देगी। उसने रसोई में जाकर 10-12 आलू के पराठे चाट तैयार करने को कहा। ये दोनों चीज़ें वहाँ सबको बहुत पसंद थीं। सारे डिपार्टमेंट में वह मिसेस बर्मन ही विवाहित थीं, बाकी सब कॉलेज हॉस्टल में रहती थीं। अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की उनकी फरमाइश बनी ही रहती थी। यहाँ हम देखेंगे कि अभी एक पैरे पहले जब रमा सोच रही है कि कॉलेज छोड़े उसे 28 दिन हो गए, जाना तो दूर, उसे कभी ख्याल भी नहीं आया। आश्चर्य के साथ साथ थोड़ी सी ग्लानि भी हुई, वह क्यों नहीं गई, कैसे रह सकी बिना गए। आज बर्मन का फ़ोन नहीं आता, कितने दिनों तक उसे उधर का ख्याल भी नहीं आता। क्या सचमुच वह बड़े अफसर की बीपी हो गई है? उसे मजाक में कसा हुआ जयंती का रिमार्क क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ रमा की ही समस्या नहीं है, ये हर उस मध्यम वर्गीय स्त्री की समस्या है जो अपने जद से बाहर निकल करके कुछ बेहतर करना चाह रही है। ये हर उस पढ़ी लिखी हमारे समाज की स्त्री की दिक्कत है, पीड़ा है, मन की व्यथा है कि वो चाह करके भी समाज को कुछ अपना दे, कुछ योगदान वो दे नहीं पा रही है। रमा के रूप में न जाने कितनी पढ़ी लिखी स्त्रियों, लड़कियों, विवाहिताओं की समस्या को मन्नू भंडारी ने हमारे समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य किया है, जो पुरुषों से समझ के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर और किसी भी कार्य को सहजता से निपटा देने के स्तर पर वो हमसे कई गुना संभवतः आगे हो। लेकिन विवाह, परिवार की जो बेड़ी उनके पैरों में पड़ी हुई है, उसे तोड़ करके वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो अपने से पहले अपने परिवार को रखना चाहती हैं और इस अंतर्द्वंद में उनकी अपनी काबिलियत कहीं न कहीं दम घोंट दे रही है। उनका अपना व्यक्तित्व कहीं समाप्त सा हुआ जा रहा है। आगे मन्नू जी लिख रही हैं, उसे अपने फेयरवेल पार्टी याद आई। 10.5 साल की सर्विस थी। प्रिंसिपल के अनेकानेक शुभकामनाओं के साथ फूलों के बड़े बड़े गुलदस्तों के बीच पार्कर का एक सेट रख दिया था। मिसेज चोपड़ा, आप इसी पेन से अपनी थीसिस पूरा करिए। जब भी वापस काम करने का मन हो, बिना किसी संकोच के चली आइए, यहाँ आपका हमेशा ही स्वागत है। उनके डिपार्टमेंट की सभी लेक्चरर्स गाड़ी तक छोड़ने आई थी। भाई रमा जी, कॉलेज भले ही छोड़ दीजिए, पर लंच के समय खाना लेकर जरूर आ जाया करिए। तो उसकी नम आंखों में भी हंसी चमक उठी थी। तब उसे कुंदन की बात याद हो आई थी, तुम वहाँ पढ़ाने जाती हो या खाने में? फ़ोन पर भी जब तुम लोगों की बातें होती हैं तो खाना ही डिस्कस होता है। उसने केवल इन लोगों से ही नहीं कहा था, बल्कि मन ही मन सोचा था कि लंच के समय वह कॉलेज चली ही जाया करेगी। आखिर उसे भी तो अपने को कॉलेज से एकदम काट लेने में काफ़ी कष्ट होगा। इस तरह धीरे धीरे तो फिर भी तो क्या कुंदन ठीक ही कहा था? कॉलेज छोड़ने का निर्णय लेकर वह चुपचाप रो रही थी।
कुंदन उसे समझा रहा था। मैं कह रहा हूँ तुम कतई अकेलापन नहीं लगेगा, तुम जरा भी कमी महसूस नहीं करोगी, रादर यू विल फील रिलीव्ड। कितना स्ट्रेन है तुम पर आजकल। कुंदन को एकाएक विदेशी कंपनी में इतनी बड़ी नौकरी मिल जाएगी, इसकी आशा औरों को चाहे रही भी हो, कुंदन को बिल्कुल नहीं थी। डॉक्टर फिशर से पिछले 8 साल से संबंध है, शुद्ध व्यावसायिक संबंध। उनकी प्रशंसा और सद्व्यवहार को भी वह व्यावसायिक औपचारिकता से अधिक कुछ नहीं मानता था। पर दस 12 दिन तक केवल जश्न ही मनाया था रमा और कुंदन ने। पैसे की उसे इतनी लालसा नहीं थी, पर मारवाड़ी कंसर्न का काम उसके टेम्परामेंट के बिल्कुल अनुकूल नहीं था। रमा इस नए माहौल से नितांत अपरिचित नहीं थी। क्लब, डांस, डिनर, कॉकटेल, यह सब वह बचपन से देखती आई थी, पर बस देखती ही आई थी, उसमें अपने को कभी नहीं भुला पाई थी। ये जो पैरा है और ये जो पंक्तियां हैं, ये मध्यम वर्गीय संस्कार है कि हम वो सारी रंगीनी समाज में देखते तो हैं, पर निर्लिप्त भाव से। यही मध्यम वर्गीय परिवार की जो लोग विवशता कहते हैं, मैं यही मध्यम वर्गीय परिवार की विशेषता कहता हूँ। ये हमारी विवशता नहीं है, ये हमारी विशेषता है। ये लोग कहते हैं कि आप मध्यम वर्ग का ये अहंकार है कि वो ऐसी पार्टियों में जाना नहीं चाहता। हमारा ये मानना है और हम जैसे तमाम लोगों का मानना है कि ये हमारा संस्कार है कि उस रंगीनी को देखते हुए भी निर्लिप्त भाव से रहते हैं। निर्लिप्त जैसे एक कटोरे तेल में एक बूंद पानी रहेगा साथ पर मिलेगा नहीं, एक कटोरे पानी में एक बूंद तेल रहेंगे साथ पर मिलेंगे नहीं। रमा भी वो सारी रंगीनी, वो सारी कॉकटेल, वो सारा क्लब, वो सारा डांस देखती आई थी, पर बस देखती ही आई थी। इसका तात्पर्य ये है, इसका अर्थ ये है कि रमा को कहीं न कहीं अंदर से वो सारी चीज़ें पसंद नहीं थी। रमा को ये सारी पार्टियां, ये सारे क्लब, डांस या ऐसे लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। चूंकि पति ऐसे स्वभाव का था, सो उसकी खुशी के लिए उसे साथ जाना पड़ता था, पर उसकी व्यक्तिगत रुचि उसमें कहीं दूर दूर तक भी शामिल नहीं थी। डॉक्टर फिशर ने कुंदन को केवल नौकरी ही नहीं दी, धीरे धीरे वे उसकी सारी जिंदगी का पैटर्न भी तय कर रहे थे। उसे 2-3 क्लबों का मेंबर बनना पड़ा, आए दिन दूसरी कंपनियों के बड़े बड़े अफसरों को एंटरटेन करना पड़ता, विदेशियों को हिंदुस्तानी खाना खिलाने के बहाने उसे घर में बड़ी बड़ी पार्टियां करनी पड़ती। और 2-3 महीने पहले उसे कंपनी की ओर से यह फ्लैट मिल गया। उसने सोचा वह अपने इस नए घर को निहायत ही ओरिएंटल ढंग से सजाएगा, विदेशियों के लिए तो यही नवीनता होगी। पर घर के लिए नया फर्नीचर बनवाने, चुन चुन कर चीज़ें खरीदने के लिए दोनों में से किसी के पास समय नहीं था। कुंदन चाहता था यह काम रमा को करना चाहिए, उसकी रुचि बहुत अच्छी थी, यो भी यह काम उसी का था, पर रमा के पास समय नहीं रहता। सवेरे उठकर वह बंटी को तैयार करके स्कूल भेजती, फिर खुद तैयार होती। तैयार होते होते ही वह नौकर को आदेश देती, जाती, सारे दिन का काम समझाती। नाश्ता करते करते वह अपना लेक्चर तैयार करती। तैयार तो क्या करती, बस सूंघ भर लेती। फिर 9 बजे कुंदन के साथ ही निकल जाती। 3 के करीब वह लौटती, थोड़ा आराम करती, फिर शाम शाम की तैयारी। बाहर नहीं जाना होता तो घर में किसी का आना रहता था। रात 11:30 बजे वह सोती थी, थक कर चूर हो जाती थी। कुंदन को उस समय हल्की सी खुमारी चढ़ी रहती। कहता, डोंट बी सिली, पार्टी में कैसे थक जाती हो, गाड़ी में बैठकर जाती हो, खाना पीना हंसी मजाक इनसे भी कहीं थका जाता है, गाड़ी में बिठा कर ले आता हूँ। रमा तब केवल सुनी सुनी आंखों से देखती रहती। मन की भीतरी परतों पर हिस्ट्री के वे टॉपिक्स तैरते जो उसे कल पढ़ाने होते और जिन्हें वह जबरन ही दिमाग में बाहर ठेलने का प्रयास करती। कुंदन उसे बताता रहता कि डॉक्टर फिशर उससे कितने खुश हैं, कितना इम्प्रेस कर रखा है। उसने एकाएक ही उसे अपना भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई देने लगा है। पता नहीं थकान के कारण या किसी और वजह से उतना उत्साह नहीं दिखा पाती तो कुंदन बिगड़ पड़ता। क्या बात है, देखता हूँ तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है मेरे राइज में, यू सीम टू बी क्या बेकार की बातें करते हो, मुझे नींद आ रही है।
कभी कुंदन फ़ोन पर कह देता कि ठीक 7 बजे तैयार होकर रहना, मैं आकर देखता हूँ कि वह तैयार हो रही है तो बिगड़ पड़ता। रमा तुम्हें टाइम की सेंस कब आएगी? कभी घर पर खाना होता और कोई कसर रह जाती तो रात में बड़े संभल कर कहता, मैं यह नहीं कहता कि तुम खाना बनाओ, 3-3 नौकर तुम्हारे पास हैं, पर जरा देख भर लिया करो। ऐसे मौक़ों पर रमा कुछ नहीं कहती। उस दिन कॉलेज में रमा को एक पेपर पढ़ना था, उसने खुद ही यहाँ पर किया था। सोचा था इसी बहाने एक टॉपिक तैयार हो जाएगा, पर बिल्कुल भी तैयार नहीं कर पाई। रात में लेटी तो रोना आ गया, मुझसे यह निभता नहीं, कितना गिल्टी फील करती हूँ बिना तैयार किए पढ़ाना, लगता है जैसे लड़कियों को चीट कर रही हूँ। 2 घंटे का समय भी तो मुझे अपने लिए नहीं मिलता। मैं शुरुआत में जिस बात की चर्चा कर रहा था कि आधुनिकता और प्राचीनता के बीच पिसती हुई स्त्री, इससे ज़्यादा जीवंत चित्रण आपको मिलेगा नहीं कि रमा एक ऐसी स्त्री के रूप में यहाँ प्रस्तुत की गई है जो संस्कारों, परिवारों और उसकी अपनी खुद की वैचारिकी है, जो इस आधुनिकता से दूर दूर तक जिसका कोई सरोकार नहीं है। इस आधुनिकता के रंग में वो कहीं भी रंगना नहीं चाहती है, इस आधुनिकता के रंग को कहीं वो ओढ़ना नहीं चाहती है, कहीं डूबना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी कुंदन उसे इन पार्टियों में ले जाना चाहता है। और इस चक्कर में होता क्या है कि जो उसकी अपनी रुचि है वो कहीं दब रही है, कहीं पिस रही है, कहीं घुट रही है और धीरे धीरे वो समाप्त सी हो रही है। रमा को एक पेपर पढ़ना है, एक टॉपिक तैयार करना है और रमा जो है वो टॉपिक तैयार नहीं कर पा रही है। अंत में रात में वो रोते हुए कह रही है कि मुझे अपने लिए भी 2 घंटे का समय चाहिए। कितना गिल्टी फील करती हूँ मैं बच्चों को पढ़ाते समय। सच्चाई ये है कि जब भी पढ़ाना होता है तो उसके लिए कम से कम 3-4 घंटे किसी भी शिक्षक को, किसी भी लेक्चरर को देखना पड़ता है उस टॉपिक को, तब जाकर के कहीं वो उस विषय को कायदे से अधिकार सहित बता पाता है। रमा की व्यवस्था यही है कि रमा अपने परिवार, अपने पति को खुश करने के लिए अपनी निजी हित की बलि दे रही है। जहाँ जो उसकी रुचि का विषय है उसका गला अपने हाथों से घोट रही है और वो कह भी रही है कि मैं कितना गिल्टी फील कर रही हूँ और ये सब मुझसे निभ नहीं पा रहा है। तुम्हारी ये जो आधुनिकता है, तुम्हारा ये जो प्रदर्शन है, तुम्हारा मध्यम वर्ग से उच्च वर्ग के बीच का जो संक्रमण है, ये मेरे कंधे के सहारे इस यात्रा को न करो, क्योंकि ये सब मुझसे हो नहीं पा रहा है, मेरी रुचि इन सब में नहीं है। कुंदन सोच रहा था रात में रमा के साथ वह एक कमरे को अरेंज करने की योजना बनाएगा। कलर स्कीम के लिए उसे जेंसन निकलसन वालों से बात की थी। रमा की बात सुनी तो वह चुप रह गया। बंटी की रिपोर्ट देखी, हमेशा फर्स्ट आया करता था, इस बार संदिग्ध आया, इस बार 7th आया है। बगल में लेटकर रमा को अपनी ओर खींचते हुए कुंदन ने प्यार भरे लहजे में कहा, तुम तो उसे पढ़ाया करो। कब पढ़ाया करूं तुम ही बताओ। शाम को 5 से 7 बजे का जो समय मिलता है उसमें वह खेलने जाता है, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं। बालों में हाथ फेरते हुए कुंदन ने ही मुलायम स्वर में पूछा, कल मुझे पेपर पढ़ना है, 15 दिन पहले टॉपिक मिला था, 1 लाइन भी नहीं लिखा है, अब कोई झूठा ही बहाना बनाना पड़ेगा। कुंदन की उंगलियां बालों पर से उतरकर गालों पर फिसलने लगी। 10 साल पूरे हुए, 6-8 महीनों में अपनी थीसिस सबमिट कर देती तो मेरा सिलेक्शन ग्रेड में आना निश्चित ही था, पर ऐसी हालत रही तो रमा रो पड़ी। दूर कहीं कुंदन के कानों में डॉक्टर फिशर के शब्द गूंज रहे थे, जनवरी में जर्मनी से डायरेक्टर आने वाले हैं, हमें यहाँ का सारा काम दिखाना होगा, एक नया प्लांट बिठाने की योजना है, उसके लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबल लोगों की ज़रूरत होगी, सम स्मार्ट यंग मैन। बिजनेस में सोशल कॉन्टेक्ट्स पे करते हैं, यू विल हैव टू बी वेरी सोशल। कुंदन को इन बातों में हमेशा अपने लिए कुछ संकेत, कुछ आश्वासन मिलते हैं। सामान्य सी बात है, जब भी कोई कर्मचारी और उसके अधिकारी के बीच में इस तरह की बातें होंगी, इस तरह की नज़दीकी होगी, तो किसी भी कर्मचारी को अपने लिए कुछ उज्जवल भविष्य के संकेत उसकी बातों में नज़र आएंगे ही। तुम मुझे छोड़कर कुंदन को इन बातों में हमेशा अपने लिए कुछ संकेत, कुछ आश्वासन मिलते। लकीली योर वाइफ, तुम मुझे छोड़ जाया करो, कोई ज़रूरी है कि मैं हर दिन तुम्हारे साथ जाया करूं?
कुंदन कुछ देर उसे यूं ही सहलाता रहा, फिर एकाएक उसे बाहों में भरता सा बोला, तुम्हें छोड़कर आज तक मैं कहीं गया हूँ, जा सकता हूँ? ऑफिस के अलावा हमेशा हम साथ रहते हैं। तुम तो जानती हो तुम्हारे बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। रमा खुद इस बात को जानती है। उसका 8 साल का विवाहित जीवन दोस्तों के बीच ईर्ष्या और प्रशंसा का विषय रहा है। समझ नहीं पाती क्या कहे। वह जब तक सो नहीं गई, कुंदन उसे प्यार से थपथपाता रहा था। मेम साहब, पराठे अभी बनेंगे हैं? चौंकते हुए रमा ने पूछा। फिर बोली, नहीं नहीं, 12:30 बजे बनाना है। हम 1 बजे हैं, हम कॉलेज जाएंगे आज। इतने में एक चक्कर बाजार का लगाऊं, सोफे का कपड़ा लाकर दे दूं। उसने एक बार भीतर जाकर मिस्त्रियों को याद दिला दिया कि आज पॉलिश हर हालत में ख़त्म कर देनी है। फिर अपनी डायरी देखी, बाजार से और क्या क्या सामान लाने हैं, कपड़े बदलने। अंदर चली गई तो देखा नौकर ने रैक से सारी किताबें निकाल रखी थीं और पूछ कर जमा रहा था। इनमें से एक किताब भी उसने नहीं पढ़ी थी, पर कुछ तो अभी तक अपना नाम भी नहीं लिखा है। कुंदन ने भी जोश में आकर एक दिन में इतनी ढेर सारी किताबें खरीदकर सामने रख दी थीं। बात शुरू हुई दूसरे स्तर पर हुई थी। कुंदन ऑफिस से लौटा था तो बिना किसी प्रसंग के रमा ने कहा, मैं कॉलेज छोड़ दूंगी। इस तरह काम करने से तो नहीं करना ज़्यादा अच्छा है। स्वर में न तलखी थी न शिकायत, बड़े सहज स्वर में उसने कहा था। ये एक निर्णायक क्षण है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। जब वह अपना चाहा नहीं कर पाता है तो या तो वो खुद के जद से बाहर निकल जाता है, या तो वो जो अपनी सीमाओं को बनाए रहता है उन सीमाओं से बाहर निकल जाता है, या तो उस काम को ही पूरा करने की अभिलाषा वो त्याग देता है। यहाँ रमा जो है वो कह रही है विवश होकर के, यहाँ पे उसकी विवशता झलक रही है। वही विवशता जो अब तक भीतर ही भीतर उसे खाए जा रही थी, यही विवशता जो उसे आत्मग्लानि से भर देती थी, आज वो विवश होकर के निर्णायक स्थिति में आ गई है और वो कह रही है कि मैं कॉलेज छोड़ दूंगी। इस तरह काम करने से तो नहीं करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो भी ईमानदार व्यक्ति होगा अगर वो अपनी शर्तों पे काम नहीं कर पाता है तो प्रयास करता है कि वो उस काम को छोड़ ही दे। स्वर में न तलखी थी न शिकायत, बड़े सहज स्वर में उसने कहा था। कुंदन देखता रहा। यही वाक्य था जिसे अनेक बार अनेक तरह से मन ही मन दोहराया था, पर कहने का मौका नहीं मिला। अब तो उसे यह और भी जरूरी लग रहा था, क्योंकि जनवरी तक उसे अपना सारा घर डेकोरेट करना था, ओरिएंटल स्टाइल पर। फिर भी उसने पूछा, क्या बात हो गई? कुछ भी नहीं। कुंदन को इस समय और बात खींचना अच्छा नहीं लगा। चाय का प्याला हाथ में लिए ही लान में निकल गया। कैक्टस की जितनी वैरायटी ला सकता था लाकर फाटक के दोनों ओर बड़ी खूबसूरत रॉकरीज बनाई थी, पर लान से वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। चाहता था लान पर्शियन कारपेट में बदल जाए। रात में फिर प्रसंग चला। कुंदन उससे बचना ही चाहता था और जानना भी चाहता था कि रमा ने सचमुच ही निर्णय ले लिया है या केवल कुंदन पर अपना आक्रोश प्रकट कर रही है। पर रमा ने केवल इतना ही कहा, अब निपटा नहीं, कल इस्तीफा दे दूंगी। ये उस मध्यवर्गीय नारी की व्यवस्था है, ये उस मध्यवर्गीय नारी की पीड़ा है, और पीड़ा आक्रोश मिश्रित पीड़ा है, जिसे हम क्षोभ कहते हैं। जब भी दुख में क्रोध के भाव मिश्रित हो जाएं तो उसे क्षोभ कहा जाता है। यहाँ पर उसका क्षोभ प्रकट हो रहा है, यहाँ पर उसका क्षोभ प्रकट हो रहा है, और वो बता रही है कि अब मैं कल इस्तीफा दे दूंगी। स्वर के भीगेपन ने कुंदन को भी कहीं से छुआ जरूर। फिर भी सारी बात को एक हल्के मजाक में बदलने के लहजे में उसने कहा, छोड़ो भी यार, वैसे भी क्या रखा है एंशिएंट हिस्ट्री में? चोल वंश चेदी वंश के बारे में न भी जानेंगे तो कौन सी जिंदगी हराम हो जाएगी। रमा चुप, इससे तो तुम खूब किताबें पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, कुछ छुटपुट क्लासेज अटेंड कर लो, बंटी को पढ़ाओ, दुनिया भर के बच्चों को पढ़ाओ, और अपना बच्चा निगलेक्ट हो। रमा चुप। कुंदन इस चुप्पी पर खींच आया, फिर भी अपने स्वर को भरसक संयत बनाकर बोला, तुम्हें शायद लग रहा है कि मेरी वजह से, नई नौकरी की वजह से तुम्हें अपना काम छोड़ना पड़ रहा है, पर यह तो सोचो, मुझे ही इस नौकरी से में क्या दिलचस्पी है?
तुम्हारे लिए, बंटी के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैं तो ये सोच रही थी कि आखिर मेरे मन के संतोष के लिए क्या होगा। मेरा संतोष तुम्हारा संतोष नहीं है, मेरी तरक्की तुम्हारी तरक्की नहीं है क्यों नहीं? मेरा मतलब यह नहीं था। 10 साल से काम कर रही थी, छोड़ दूंगी तो मेरा मन कैसा लगेगा? मैं तो सोचता हूँ कि तुम्हें यह सब सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। और शाम को उसने 3 बंडल किताबें लाकर उसके सामने रख दी थी। हर बार जब भी स्त्री, खास करके मैं स्त्रियों की बात कर रहा हूँ, वैसे तो ये बात हर उस जिम्मेदार व्यक्ति के लिए है कि जो अपनी खुशियों की तिलांजलि देकर परिवार में दूसरे व्यक्ति की खुशियों की परवाह करता है। यहाँ बात रमा की हो रही है। रमा अपने खुशियों की तिलांजलि दे रही है। रमा अपनी खुशियों की तिलांजलि अपने पति की कुंदन के लिए दे रही है। वो कह रही है कि मैं इस्तीफा दूंगी इसलिए जिससे इस घर का काम हो सके और पति की खुशी भी बरकरार रहे। इसके एवज में उसका पति जो है उसके लिए बंडल भर किताबें ला करके रख देता है। और सचमुच उसके बाद उसे वह सब सोचने का समय ही कब मिला। आज भी मिसेज बर्मन के टेलीफोन ने ही उसे कॉलेज की याद दिलाई। नए फ्लैट और नए फ्लैट को ओरिएंटल ढंग से सजाने का जो सिलसिला शुरू हुआ, 10 साल नौकरी के छोड़ने के बाद पिछले 28 दिनों में उस स्त्री को, उस रमा को मिसेज बर्मन के फोन के बाद ही कॉलेज की याद आई। सचमुच उस नए फ्लैट की सजावट ने उसकी खुशियों का गला इस कदर घोंटा कि उसे सुध-बुध की भी परवाह नहीं रही। वो अपनी पति की खुशियों में अपनी खुशी की तिलांजलि बड़ी ही सहजता के साथ देती चली आ रही है। जब मिसेज बर्मन ने उसे आज फ़ोन करके याद दिलाया, तब उसे याद आया कि हाँ, मैं कहीं इसके पहले पढ़ाती भी थी। सारे दिन गाड़ी में घूम घूम कर उसने घर का सामान खरीदा। पर्दों के लिए उसने लूम वालों से यह तय किया कि 40 गज का कपड़ा बनाकर वो उस डिज़ाइन को नष्ट कर देंगे, जिससे वैसे पर्दे कहीं पर देखने को न मिले। डिज़ाइन भी उसने खुद पसंद करके बनवाया था। राजस्थान की किसी रियासत का बहुत सा सामान नीलाम हुआ था। कितने दिनों तक वह वहाँ जा जाकर बैठी थी। पुरानी पेंटिस, झाड़ फानूस और भी सजावट की छोटी मोटी चीज़ें उसने खरीदी थी। आज दरवाज़ों का पॉलिश समाप्त हो जाएगा तो सारा सामान जमाना है। डायरेक्टर बम्बई आ गए हैं, अगले सप्ताह तक यहाँ आएंगे, तब तक वह सब जमा लेगी। इंटीरियर डेकोरेटर्स के यहाँ से एक आदमी बराबर आता रहा है। उसे फ़ोन करने का ख्याल आया। लाइन इंगेज थी। वह बाहर जाने के लिए निकल ही रही थी कि टेलीफोन की घंटी बजी। रमा ने रिसीवर उठाकर अपना नंबर बोला। ओह, मैं तो सोच रहा था कि तुम कहीं मार्केट के लिए नहीं निकल गई होगी। बस निकल ही रही थी। सुनो डार्लिंग, लंच पर मेरे साथ एक साहब होंगे, यहीं के हैं, बहुत फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रा सा देख लेना। डेकोरेटर को फ़ोन किया था पर लाइन नहीं मिली, लौट कर फिर करूँगी। ओके कट। रसोई में जाकर रमा ने कहा, थोड़ी सब्जियां उबाल कर इन उबले हुए आलूओं में मिला दो। पराठे नहीं बनेंगे, वेजिटेबल कटलेट बना देना। फिर उसने फ्रिज खोल कर देखा, सब कुछ था। पर जब वह कॉलेज जाती थी तो कुंदन का लंच ऑफिस जाता था, पर आजकल वह लंच के लिए घर ही आता है। पहली तारीख लंच के लिए कुंदन आया। जब भी वह घर आता एक बार सारे घर का चक्कर लगाता, इस नई साज सज्जा को हर एंगल से देखता। उसके चेहरे पर एक संतोषमय गर्वयुक्त उल्लास चमकने लगता। कभी कभी इस उल्लास में रमा को बाह में भरता हुआ कहता, यू आर रियली वंडरफुल। यों खुले में चूमने की मर्यादा वह तोड़ नहीं पाया था। इसी से केवल उसे दबा कर छोड़ देता। पूरा चक्कर लगाकर बोला, आई थिंक एवरीथिंग इज इन ट्यून। क्यों? क्लफ लगा नैपकिन फड़कता हुआ उसे गोद में फैल गया। अब कोई आए मुझे चिंता नहीं। 5 तारीख को डायरेक्टर आ रहे हैं। मैं इस बार एक बड़ी पार्टी घर पर ही करूँगा। रमा खाती भी जा रही थी। उसके प्लेट का ध्यान भी रख रही थी। जो चीज़ खत्म होती रख देती। बस यार वो रोब फटकना है।
कि डायरेक्टर की नज़रों में जम जाऊं। एक बार ये लोग इम्प्रेस हो जाएं तो रास्ता साफ है। डॉक्टर फिशर तो अब भी कोई मौका आए मेरे फेवर में ही राय देंगे। रमा कुंदन के बच्चों जैसे पुलक में आवेश पर मंद मंद मुस्कुराती रही। मेम साहब आपका फ़ोन है, किसका है? बोलो बाद में करें। मेम साहब इस समय लंच कर रही हैं। कुंदन इस समय रमा को ये सारी बातें सुनाना चाहता था जो आज उसके और फिशर के बीच हुई थी। कितने स्पष्ट थे सारे संकेत, फिर भी वह अपने अनुमानों का रमा के से समर्थन करा लेना चाहता था। कॉलेज में मिसेज बर्मन का है। बैरा लौटने लगा। अरे ठहरो। और रमा एकदम उठ खड़ी हुई। बातें शुरू हुई तो भूल गई कि कुंदन खाने की मेज़ पर बैठा है और वह खाना बीच में ही छोड़ कर आई। अरे डार्लिंग आओ ना, तुम औरतों का भी बस एक बार चरखा चल जाए तो खत्म नहीं होता। रमा लौट ही रही थी। चरखा क्या, कोई अपनेपन से बुलाए तो मैं ठीक से बात भी न करूं? यह भी कोई बात हुई भला? अच्छा अच्छा, अब अपना खाना खत्म करो, तुम्हारा हो गया तो तुम उठो ना। नो, यह कैसे हो सकता है भला? खाने के बाद कॉफ़ी लेकर इजी चेयर पर आराम करते हुए कुंदन ने सिगरेट सुलगा ली। गोल मोल छलनों के रूप में धुआं उगलता रहा। फिर रोज की तरह 5 मिनट के लिए आंखें मूंद ली। रमा अखबार पलटने लगी। अब चलें। झटके से कुंदन उठ खड़ा हुआ। कोट उठाया तो तनख्वाह की याद आई। भीतर की जेब से नोट के 2 बंडल निकालकर, एक बड़ा और दूसरा छोटा। अरे यह क्या? तनख्वाह ले आए। आज क्या पहली तारीख हो गई? रमा को आजकल तारीख और दिनों का कुछ ख्याल ही नहीं रहता। ले आया। बैरा और खानसामा के हैं। 80, 80 और 100। छोटा बंडल बढ़ाते हुए कुंदन ने कहा। रमा ने बंडल ले लिया। और यह तुम्हारा है? फिर जरा झुक कर बोला, जब जो मुनासिब समझो इस गुलाम को 5 सिगरेट के लिए दे देना। और हंस पड़ा। रमा भी मुस्कुरा दी। बाय। और लाल बजरी की सड़क पर तैरती हुई कुंदन की कार रमा को वहीं छोड़कर आगे चली गई। इस पूरी की पूरी कहानी में रमा का जो व्यक्तित्व है वो केंद्रीय है और रमा के इस केंद्रीय व्यक्तित्व के इर्द गिर्द पूरी की पूरी कहानी घूमती है। हम देख रहे हैं कि कैसे रमा तिल तिल कर वो ना चाहते हुए वो सारे काम कर रही है जो उसे अपने परिवार, अपने पति की खुशी के लिए करना पड़ रहा है। यहाँ तक उसे पढ़ाना अच्छा लगता था, उसे पढ़ना अच्छा लगता था, उसे पढ़कर तैयार करके एक पेपर पब्लिश कराना था, पेपर पढ़ना था कॉलेज में। लेकिन वो इन्हीं पार्टियों के सिलसिलों में अपना मन पसंदीदा काम नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं वो भीतर से खुद को दोषी मानती है और इन सब कार्यों के चक्कर में वो अपने स्वयं को अच्छा लगने वाला, स्वयं को सुकून देने वाले वो सारे कार्य, इवन कॉलेज तक को भी वो छोड़ रही है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो रही है। इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिल सके और हम और बेहतर तरीके से इस क्षेत्र में कुछ नया कार्य कर सकें। धन्यवाद।